हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगेन इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ हमारे पास एक सर्किट है जो कुछ इस तरह दिखती है और 4 रेजिस्टेंसेस है यहाँ पर P, Q, R और S, और बीच में एक डायगोनल के ऊपर गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल के ऊपर बैटरी सेल है जिसका EMF E है। सो हियर वी कैन सी कि गैल्वेनोमीटर एक डायगोनल पर है और दूसरे डायगोनल से जो जुड़ा हुआ है वो है हमारी सेल। तो हम क्योंकि वो अंदर ऐसा मिक्स ना हो जाए इसलिए हमने ऐसे बनाया है, पर वो एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल के ऊपर हमारा सेल है। अब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है और उसका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, इट वर्क्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सिंपल शब्दों में उसका आंसर है इट वर्क्स ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नाउ नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जाता है तब। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता है जब व्हेन नो करंट passes through the galvanometer। तो जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं पास होता है उस वक्त उसे हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट पास नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब यहाँ बैटरी है हमारे पास जिसका EMF E है और यहाँ से करंट लेटर से निकल रहा है वो है I। अब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। इसको भी हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो यूज़ करेंगे इसमें हम किरचॉफ का रूल, इसलिए हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ से लेटर से करंट जा रहा है I1 और यहाँ से करंट जो जा रहा है वो है I2। फिर यहाँ से जो करंट है वो I3 है और यहाँ से जो करंट जा रहा है लेटर से I4 है। या फिर तुम अलग तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ हियर करंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गैल्वेनोमीटर में से मैंने कोई करंट नहीं बताया है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है जब व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ रूल लगाएंगे। किरचॉफ रूल लगाने के लिए, लूप रूल लगाने के लिए हमें पहले लूप चूज करनी पड़ेगी। तो लेट अस चूज द लूप। सो यूजिंग KVL एंड वी आर टेकिंग द लूप ABDA। हम लोग ये वाली लूप ले लेते हैं ABDA। तो मैं A से शुरू करूँगा, B पर, फिर D पर और फिर A के ऊपर जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। A से पहले B पर जाते हैं। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो वी गेट माइनस, करंट है I1 और यहाँ रेजिस्टेंस P है, सो वी गेट माइनस PI1। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं B से D के ऊपर। रिमेंबर कि बैलेंस कंडीशन में है इसलिए कोई करंट गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं हो रहा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का कितना भी रेजिस्टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो देयर इज नो चेंज इन द वोल्टेज ओवर हियर, +0। एंड देन नाउ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम D to A एंड इन दिस केस वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और क्योंकि हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हम लोग प्लस लिखेंगे इस बार। एंड सो व्हाट वी गेट इज +R into I3 और वापस हम A पर पहुंच गए तो इज इक्वल्स टू 0। सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज
PI1 is equals to RI3. Let us say this is equation number 1. अब हम लोग यूज़ करेंगे वापस से KVL यूज़ करते हैं और इस बार जो लूप ले लेते हैं वो है टेकिंग लूप BCDB, ये वाली लूप लेते हैं जिसमें हम B से C की तरफ, फिर C से D की तरफ और D से B की तरफ जाएंगे. सो वी टेक द लूप BCDB. अब B से C की तरफ जब हम जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो विल टेक नेगेटिव, सो माइनस QI2. फिर C से D की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट जो है इस टाइप आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं. सो करंट इस तरफ है, हम इस तरफ है, सो अपोजिट डायरेक्शन है. सो वी टेक प्लस SI4. और जैसे कि पता है वापस से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा है, सो वी गेट 0 change in voltage over there is equals to 0. So from this what we get is clearly QI2 is equals to SI4. So this is number 2. Now clearly अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस बात है कि जो I1 करंट जो AB में जा रहा है, जो P से जा रहा है, वही करंट Q से भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई डिवीजन हो ही नहीं रहा करंट का, सीधा यही जा रहा है. तो क्लियरली यहाँ पे I1 और I2 सेम है. सो वी कैन से एज देयर इज नो करंट थ्रू galvanometer, I1 is equal to I2. and in the same way we can also then say कि यहाँ जो I3 करंट जो यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये I4 करंट यहाँ जा रहा है, तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा है तो I3 और I4 भी सेम होंगे. सो वी कैन से I3 इज इक्वल्स टू I4. अब ये दोनों इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन जो है वो चेंज हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि हम I1 की जगह I2 की जगह I1 और I3 की जगह I4 लगा सकते हैं. सो इसी इक्वेशन को अगर हम देखें, सो वी कैन राइट दैट PI1 इज इक्वल्स टू RI3. इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, QI2 की जगह I1 लिख देते हैं और I4 की जगह I3 लिख सकते हैं. नाउ सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 लेट अस से, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, सो व्हाट वी गेट इज PI1 अपॉन QI1 इज इक्वल्स टू RI3 अपॉन SI3. I1 और I3 कैंसिल हो जाते हैं. सो फाइनली वी गेट द एक्चुअल कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. यानी कि द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. Alternatively you can also write this as P upon R is equals to S or Q upon S. So that is also correct, like P upon R is equals to Q upon S. ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है. So whenever the Wheatstone bridge will be balanced, so you will always get P upon R is equals to Q upon S. अब इन चारों में से अगर 3 दिए हुए हैं और एक रेजिस्टेंस अननोन है, so you can easily find it out. नल डिफ्लेक्शन का मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि नल डिफ्लेक्शन की वजह से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन जिसे मीटर ब्रिज बोलते हैं वो करेंगे.